हेलो एवरीवन। आज चौथा दिन है जिसमें हम जेएलओ का पेपर 3 2019 जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपका 2019 का उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे पहले 29 प्रश्न हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज 30 में से लेकर 40 प्रश्न तक एक्सप्लेन करेंगे। 40वें प्रश्न तक प्रत्येक दिन आपको 10 मिनट के अंदर 10 प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ प्रश्नों को उत्तर की फॉर्म में फ्रेम करके एक PDF अटैच कर देते हैं। पहला 30वां प्रश्न आज का हम लोगों का है कि भारतीय पूछा गया आप लोगों से कि बताइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा स्मृति ताज़ा करने से संबंधित प्रावधान रखती है। तो हम लोगों के भारतीय संविधान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 में 159 में कहा गया है कि स्मृति ताज़ा करना। कहने का मतलब है 30वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 31वें प्रश्न पूछा गया है कि ये बताइए परसीमा अधिनियम 1963 किस तारीख को परिवर्तित हुआ था। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। तो परसीमा अधिनियम 1 जनवरी 1964 को परिवर्तित हुआ था, लागू हुआ था। 31वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 जनवरी 1964। 32वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बताइए परसीमा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत सीमा की अवधि को परिभाषित किया गया है। तो सीमा की अवधि भारतीय परसीमा अधिनियम की धारा 2J का मतलब है 2A, मतलब ऑप्शन नंबर 4 2 या कह सकते हैं, आ नहीं या कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 सही है। 32वें प्रश्न का पूछा जाता है सीमा की अवधि तो 2L, आप इंग्लिश 2 हमने अभी क्या बता दिया, शायद L बता दिया था। 2J में सीमा की अवधि को परिभाषित किया गया है, या हिंदी में कहें तो 2 यहाँ। कहने का मतलब है 32वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 33वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि ये बताइए कि एक साक्षी से ये पूछा जाता है कि वो किसी पद से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था, वो मना करता है। ये दर्शित करने के लिए कि बेईमानी से पद से हटाया गया था, साक्ष्य दिया जाता है। तो ये एग्जैक्टली प्रश्न जो बनाया गया है ये हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 153 के दृष्टांत खा को प्रश्न बना दिया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 153 के दृष्टांत खा में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप बेईमानी के आधार पर हटाए गए थे, वो मना करे, तो साक्ष्य अगर प्रस्तुत किया जाता है तो वो साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। कहने का मतलब है प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 34वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है ये बताइए कि परसीमा अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान विहित काल के अवसान से संबंधित है, जब न्यायालय बंद हो तब किस पर लागू होते हैं। तो अगर न्यायालय बंद है तो परसीमा अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान वाद पर भी लागू होंगे, अपील पर भी लागू होंगे, आवेदन पर भी होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है ये प्रश्न संख्या 34 का। 35वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बताइए परसीमा अधिनियम 1963 की किस धारा में विलंब या देरी को माफ करने से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो भारतीय परसीमा अधिनियम की धारा 5 में बताया गया है कि कतिपय मामलों में या कतिपय दशाओं में विहित काल का विस्तारण या देरी को माफ करना धारा 5 में बताया गया है, इसलिए 35वें का ऑप्शन नंबर 5 सही है। 36वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से क्या धारा 6 परसीमा अधिनियम के अंतर्गत विधिक नियोक्ता नहीं है। तो परसीमा अधिनियम की धारा 6 बताती है कि अगर कोई व्यक्ति जड़ है, पागल है, अवयस्क है, तो सब पर परसीमा अधिनियम की ये सब निर्योग्य व्यक्ति माने जाते हैं, जबकि कारावास से परसीमा की निर्योग्यता से कोई मतलब नहीं है। इसलिए पूछा गया है कौन निर्योग्यता का आधार नहीं होगा, तो कारावास निर्योग्यता का आधार नहीं है परसीमा अधिनियम के अंतर्गत, इसलिए 36वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर आपसे पूछा गया है कि ये बताइए 37वें प्रश्न पर आ गए हम लोग कि ये बताइए कि क्या आदेश 21 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन में पर्याप्त कारण के आधार पर धारा 5 परसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत न्यायालय समय सीमा में वृद्धि स्वीकृत कर सकता है। तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो
हमने अपने जैसा कि हम बता चुके हैं, हर प्रश्न को उत्तर की फॉर्म में फ्रेम कर देते हैं और इस तरह से हमने उत्तरों को लिख दिया है। तो 37वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख दिया है कि परिसीमा विधि की धारा 5 के प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 पर लागू नहीं होते। कहने का मतलब है जो परिसीमा अधिनियम है ये आदेश 21 पर लागू नहीं होता है, इसलिए 37वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि जो आदेश 1 है इस पर परिसीमा विधि के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही है 37वें प्रश्न का। 38वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए संविदा से संबंधित वादों में समय सीमा क्या है। तो अगर कोई मामला संविदा से संबंधित है तो उसमें परिसीमा काल 3 वर्ष होता है, इसीलिए 38वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 39वें प्रश्न में पूछा गया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 ठा के अंतर्गत वाद में सम्मिलित है। तो वाद में कौन कौन आते हैं? वाद के अंतर्गत अगर हम देखें 2 ठा या 2L, यहाँ पर 2L है, वहाँ पिछले जब हम पढ़ा रहे थे तो 2J था, ठा को L कहते हैं। तो 2L में वाद के अंतर्गत वाद के अंतर्गत आपसे पूछा गया है बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस प्रश्न को कि पूछा गया है 39वें प्रश्न में कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 ठा के अंतर्गत वाद में सम्मिलित हैं। तो सम्मिलित हैं पूछा गया है, तो वाद के अंतर्गत ना अपील आती है, ना आवेदन आता है, ना पुनरीक्षण आता है, वाद होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है कि इनमें से कोई नहीं, परिसीमा अधिनियम की धारा के अंतर्गत वाद के अंतर्गत इनमें से कोई नहीं आता। ऑप्शन नंबर 4 सही है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि परिसीमा विधि के अंतर्गत अपील आवेदन ये सब नहीं आते। फिर आपसे पूछा गया है कि ये बताइए, आखिरी प्रश्न आज का हम लोगों का, कि परिसीमा अधिनियम की किस धारा में प्रावधान है कि अपील या पुनरावलोकन या पुनरीक्षण के लिए परिसीमा काल की गणना में डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आक्षेपित समय सीमा को अपवर्जित किया जा सकता है। तो अगर कहीं पर अब प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय सीमा को अपवर्जित किया जा सकता है, तो आपसे धारा पूछी गई है। तो धारा अगर हम देखें तो धारा 12(2) में बताया गया है, ऑप्शन नंबर 2 सही है 40वें प्रश्न का। 12(2) में बताया गया है कि जो भी अपील है या पुनरावलोकन है या पुनरीक्षण है, इनके लिए जो आपको अपील दायर करना होगी, पुनरावलोकन करना होगा, तो जितने दिनों में आपको डिक्री आदेश की प्रतिलिपि मिलना है उस समय को छोड़ दिया जाएगा, ये बताई गई ये बात धारा 12(2) में। इस तरह से हमने प्रश्न को उत्तर के फॉर्म में फ्रेम किया है 40वें प्रश्न को, कि परिसीमा अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार अपील, पुनरावलोकन या पुनरीक्षण के लिए परिसीमा काल की गणना में डिक्री आदेश या आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय सीमा को अपवर्जित कर दिया जाएगा। इस तरह से ये 10 प्रश्न हमने आपके करा दिए। पर डे 10 प्रश्न करा रहे हैं हम, आपका रिवीजन करा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि पूरा JLO का सिलेबस जो भी लॉ से रिलेटेड है, चाहे वो एविडेंस है हो, एक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, CPC हो, CRPC हो, सारा सब्जेक्ट हम दे चुके हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे चैनल पर हर चीज़, और हर वीडियो के साथ हमने PDF लगा दिया है। इसीलिए जो भी लोग JLO की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम बहुत करीब है, उनको ये मैटर सेंड कर दीजिए। और अगर आपने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे भी हम सारी परीक्षाओं के आपको फ्री में नोट्स देते रहेंगे। सारे नोट्स सारे वीडियो के साथ हमारा PDF रहेगा हैंड रिटन नोट्स का। हैंड रिटन नोट्स से ये फ़ायदा है कि कोई भी गलती नहीं है, पूरा आप याद कर सकते हैं एकदम अच्छे से। इस तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा और सारे प्रश्नों को हमने उत्तर की फॉर्म में फ्रेम कर दिया है, तो आपको अलग कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा मैटर है कॉम्पैक्ट एंड एकदम वेल डिज़ाइंड, इसलिए इस मैटर को अच्छे से याद करिए और एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।